सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल्स एक और नई वीडियो के साथ। सो आज हम पढ़ेंगे फोटो केमिस्ट्री। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है क्योंकि इसी से बेस्ड मेरा पीएचडी में कुछ रिसर्च काम हुआ था। सो क्या काम हुआ था? फोटोन एनर्जी और लाइट रेडिएशन बेस्ड जो एब्जॉर्ब केमिकल रिएक्शन हुआ है, देन उसका स्टडी किया। मतलब मैंने कुछ मटेरियल यूज किया जो एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन लाइट, तो उसके बाद उसका स्टडी किया। सो इसलिए मेरा फेवरेट टॉपिक है फोटो केमिस्ट्री। ओके, तो इस वीडियो में मैं कवर करूँगा जेमलॉन्स्की डायग्राम, जो कि इसके बिना फोटो केमिस्ट्री अधूरी है, और इसी से बेस्ड प्रोसेस डिस्कस करेंगे। पहला है नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन प्रोसेस, दूसरा रेडिएटिव ट्रांजिशन प्रोसेस, एंड देन पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ, दैट इज बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम में, केमिस्ट्री रिलेटेड एग्जाम में इसमें बहुत पूछता है। इससे मीन्स फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछता है। देन पढ़ेंगे क्वांटम फील्ड्स। एट द एंड पढ़ेंगे काइनेटिक्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज photochemistry? So photochemistry basically, as you can see here, and titles, the study of chemical reaction by absorption of क्या lights, radiation और photons. ओके, सो यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन हो रही है वो फोटॉन एनर्जी से एब्जॉर्ब करके हो रही है। और पहले कुछ हमने पढ़ा है कि केमिस्ट्री वगैरह में या इसी में कुछ रिएक्शन होती हैं तो वो कैटलिस्ट मीडियम में होती है। कैटलिस्ट उनको रिएक्शन को प्रोसीड करता है। केमिकल काइनेटिक्स के पिछले टॉपिक में देखा होगा। सो कैटलिस्ट प्ले करता है रोल रिएक्शन को प्रोसीड करने में। सो यहाँ पे रिएक्शन को प्रोसीड करने में लाइट, रेडिएशन और फोटॉन की जरूरत होती है, इसलिए इसका नाम पड़ा फोटो। फोटो मीन्स यहाँ फोटॉन एनर्जी से मतलब है, फोटो लाइट से मतलब है। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द फोटो केमिस्ट्री। सो आप जान लिए कि क्यों फोटो केमिस्ट्री कहते हैं। ओके, सो हियर इज द सम नोट्स पॉइंट्स। सो केमिकल चेंज कैन ओनली बी एब्जॉर्प्ड, मतलब केमिकल चेंज यहाँ पे होगा by absorption of lights. Okay, and यहाँ पे जो लाइट एब्जॉर्प्शन होगा वो यूवी विजिबल, क्योंकि 200 से 800 नैनोमीटर रेंज में लाइट होती है, और अल्ट्रावायलेट विजिबल जिसको बोलते हैं लाइट। एंड दिस फोटॉन एनर्जी शुड बी सफिशिएंट टू एक्साइट द एटम और मॉलिक्यूल फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एक्साइट इट। ये जो फोटॉन एनर्जी होती है ये एनफ होती है किसी भी मॉलिक्यूल्स और एटम को एक्साइट करने के लिए ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। ओके, सो अब इसमें एप्लीकेशन देखेंगे। फोटो केमिस्ट्री लाइक इज फाइंडिंग इंक्रीज एप्लीकेशन इन सॉल्विंग द एनर्जी क्राइसिस। सो फोटो केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है, जो एनर्जी क्राइसिस होता है, एनर्जी क्राइसिस है उसको सॉल्व करने में। कैसे? Scientists are also looking
ways for conversion and storage of solar energy। आप देख रहे हैं सोलर एनर्जी का लाइक यूज बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि वो फोटोन एनर्जी, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम आपके घरों में पहुंचाता है। ओके, सो सोलर एनर्जी का बहुत बड़ा योगदान है इसमें फोटो केमिस्ट्री जो एनर्जी क्राइसिस को मतलब कम कर सकता है। सो डेली इंसिडेंट एनर्जी पर स्क्वायर kilometer is equivalent to the energy produced from about 3000 tons of coal। मतलब कि जो आप डेली गर्मी के दिनों में आप देखें पर स्क्वायर किलोमीटर की जो इंसिडेंट एनर्जी है कितना होता है, वो मतलब इक्वल टू होता है कि 3000 टन जितना एनर्जी प्रोड्यूस करता है उसके बराबर होता है। ओके, सो देखिए कितना इम्पोर्टेंट है सोलर सेल के द्वारा ही हम एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपने घरों में लाइट बल्ब जो भी चीजें हैं यूज करते हैं। ओके, सो फोर्थ पॉइंट इसमें देखेंगे। सो सोलर एनर्जी यूज द वर्ल्ड्स एनर्जी क्राइसिस वुड बी सॉल्व्ड टू ए लार्ज एक्सटेंट। तो सोलर एनर्जी के द्वारा ही हम जो वर्ल्ड में क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस है, उसको हम काफी हद तक सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कंजिक्वेंसेस ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन। इसमें हम पढ़ेंगे जेबलॉन्स्की डायग्राम के बारे में। ओके, सो जेबलॉन्स्की डायग्राम एक्सप्लेन करने से पहले कुछ देखेंगे कि स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट फोटॉन्स। सो ये वाला पिक्चर देखिए, हैज वाला पिक्चर। सो ये लेवल है, ये ग्राउंड स्टेट लेवल है, ग्राउंड स्टेट, ये एक्साइटेड स्टेट है। So, ये एक्साइटेड है, ये ग्राउंड स्टेट। तो आप देखिए कि अभी कोई एनर्जी मालिक्यूल के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं हुई, तो ये पेयर्ड में है, स्पिन क्या है, पेयर्ड में है। बट फर्स्ट केस आप देखें कि एनर्जी जैसे ही एब्जॉर्ब हुई तो इलेक्ट्रॉन कैसे एक्साइटेड स्टेट में गया, और इसमें देखिए स्पिन दोनों अप है। बट सेकंड केस में एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, वो स्पिन इलेक्ट्रॉन जाता है एक्साइटेड स्टेट में बट डाउन स्पिन के साथ। तो इसका क्या मतलब है, तो इसका बहुत बड़ा रोल है। तो फर्स्ट केस में देखेंगे कि अगर दोनों अप हैं तो टोटल स्पिन क्या हो जाएगी, वह हाफ, क्योंकि स्पिन को हम एक वैल्यू नंबर से डिनोट करते हैं, हाफ से। ओके, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए हाफ स्पिन को, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन को अप है तो उसको हाफ, और डाउन है तो माइनस हाफ। ओके, सो यहाँ पे दोनों अप है तो हाफ प्लस हाफ मतलब 1, सम करेंगे तो 1 आएगा। और यहाँ पे तो देखिए दोनों एक ही ग्राउंड स्टेट में है, अप है डाउन है, तो टोटल क्या होगा इसमें, प्लस माइनस ऐड करेंगे हाफ को तो 0 आएगा। बट यहाँ पे देखिए यहाँ भी 0 है, अगर दोनों को सम करेंगे तो यहाँ भी 0। तो इसकी मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो कि होती है 2s प्लस 1। ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने का फार्मूला है, वेयर s इज द इलेक्ट्रॉन स्पिन। ओके, सो अगर यहाँ पे s की वैल्यू कितना है, टोटल s की वैल्यू आई 1। अगर इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे s1 s इक्वल टू 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 3। तो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी ये वाले केस के लिए 3। ओके, 3 इसको बोलते हैं मालिक्यूल इन ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। मालिक्यूल यहाँ पे ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में।
और इसके लिए s की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पे इसमें मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 1 आ जाएगी। ओके, तो इसको बोलेंगे सिंगलेट स्टेट। तो यहाँ से आया सिंगलेट, जब इसमें मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 1 हो तो सिंगलेट स्टेट होता है, और जब 3 हो तो ट्रिपलेट स्टेट या ट्रिपलेट स्टेट होता है, मॉलिक्यूल होता है इन ट्रिपलेट स्टेट। तो यहाँ पे अगर देखो, अब जब लाइंस की डायग्राम देखो, S0 is called the ground state, okay, S1 is the singlet, S2 singlet। so ये वाले लेफ्ट वाले जो आपको स्टेट दिख रहे हैं S1 S2 S0, ये सिंगलेट स्टेट है, और ये T3 T2 T1 ये देख रहे हैं आपको ट्रिपलेट स्टेट के। ओके, तो पहले ये वाले देखें। सो यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल हमारा ग्राउंड स्टेट में है तो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो वो फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में जाता है, और अधिक अगर एब्जॉर्ब करता है तो सेकंड में जाएगा, और अधिक इससे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है तो थर्ड में जाएगा। ओके, सो डिपेंडिंग ऑन द हाउ मच द मॉलिक्यूल हैव कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब लाइट। ओके, सो ऐसे कुछ, क्योंकि वहाँ पे ढेरों मॉलिक्यूल होंगे तो ऐसे जाएंगे ऊपर, और वो क्योंकि जब हाई एनर्जी वो एब्जॉर्ब किए होंगे तो वो अनस्टेबल होंगे। आप पढ़े होंगे कि जो मॉलिक्यूल हाई एनर्जी, एक बहुत एनर्जी एब्जॉर्ब होता है वो अनस्टेबल स्टेट में होता है, और स्टेबल स्टेट में लोअर एनर्जी में होता है। सो यहाँ पे ये लोग स्टे नहीं करेंगे, कुछ ही टाइम, मतलब 10⁻⁻⁻ टाइम में, सेकंड टाइम में ये वहां से रिटर्न आएंगे। ओके, थ्रो क्या प्रोसेस क्या है, इंटरनल कन्वर्जन, आईसी को बोलते हैं इंटरनल कन्वर्जन। ओके, और राइट साइड में आईएससी को बोलते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ओके, तो ये क्या हुआ कि ये तुरंत 10⁻⁻ कितने सेकंड में 11 सेकंड समथिंग को ये वापस आएंगे। ओके, ऐसे आएंगे, डायरेक्ट नहीं आएंगे, S3 से S2 में आएंगे, फिर S2 से S1 में आएंगे। ओके, और फिर जो है ये रिकम्बाइन करेंगे, ग्राउंड स्टेट जो है जिसको बोलते हैं वैलेंस बैंड, इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। तो ये रिकम्बाइन करेंगे तो कुछ एनर्जी जो है रिलीज करेंगे, वही एनर्जी जो है क्या बोलते हैं फ्लोरेसेंस, इमिट करेंगे, फ्लोरेसेंस होगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने जो है मटेरियल जो यूज किया था, पेरोव्स्काइट, टेम्परेरी रिसर्च में पेरोव्स्काइट मटेरियल यूज किया था। तो वो आप जब एनर्जी लाइट एब्जॉर्ब करता है तो फ्लोरेसेंट लाइक कुछ इमिट करता है, तो वो एज ए फ्लोरेसेंट होता है, तो हमारा मटेरियल जो फ्लोरेसेंट था। ठीक, तो ये रही आपकी फोटो फिजिकल प्रोसेस फॉर दिस सिंगलेट वाले। अब ट्रिपलेट में क्या होता है, जब कुछ जो है थ्रू इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कुछ मॉलिक्यूल उधर चले जाते हैं ट्रिपलेट की तरफ, क्योंकि दो केस हो सकते हैं ना, अगर दोनों अप स्पिन में होंगे, एक अप एक डाउन में होगा, तो सेकंड में पॉसिबिलिटी ये है, फर्स्ट वाले में क्या होता है फ्लोरेसेंस होता है, तो सेकंड वाले में फास्फोरेसेंस कब होगा, तो कुछ एटम मॉलिक्यूल उधर जाएंगे ट्रिपलेट स्टेट में। ओके, थ्रू इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, और उसमें भी ये इंटरनल कन्वर्जन के थ्रू वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन के थ्रू नीचे आएंगे। तो यहाँ पे जब रिकम्बाइन करेंगे एक्साइटेड स्टेट्स टू ग्राउंड स्टेट, तो ये फास्फोरेसेंस होगा यहाँ पे। ये प्रोसेस, इसके थ्रू जो रिकम्बिनेशन होता है वो फास्फोरेसेंस होता है, और यहाँ पे फ्लोरेसेंस होता है। ओके, चलो, तो आई होप आपको समझ में आया होगा जेवलॉन्स की डायग्राम। आप कुछ नोट्स वहाँ देखते हैं, तो नोट्स क्या है, ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट्स फोटॉन्स द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल में जंप फ्रॉम, जैसे मैंने बताया कि ये जो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, जब करते हैं S0 to S1 S2 S3 सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी ऑफ लाइट फोटॉन एब्जॉर्ब, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ओके,
for each singlet excited state there is a corresponding triplet excited state. बताया नहीं कि उसके corresponding सिंगलेट के corresponding जो है ट्रिपलेट स्टेट भी होते हैं, T1, T2, T3 etc and so on. So the molecule whether in singlet or triplet excited state is said to be activated. जो हायर एनर्जी में होंगे वो मॉलिक्यूल्स वो एक्टिवेटेड कहे जाएंगे, ओके, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल कहे जाएंगे. तो जैसे आप देख लो A0 इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट, बट ये कुछ H में फोटोन एनर्जी अब्सॉर्ब करता है तो एक्साइटेड स्टेट में जाता है, जिसको वो बोलते हैं A स्टार से डिनोट करते हैं, ओके. वेयर एज यू कैन सी हियर A0 इज द मॉलिक्यूल इन ग्राउंड स्टेट and A star molecule in the excited state, okay. So fourth point है the activated molecule returns to ground state by losing its energy. हाँ, ये चीज है कि मैंने बताया था कि जब वो ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो लूज करते हैं, वही जो है क्या कुछ प्रोसेस होता है किस प्रोसेस के थ्रू लूज करते हैं एनर्जी, चलो आगे देखते हैं, वो प्रोसेस को हम पढ़ेंगे. सो पहला प्रोसेस है नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस, जिसको हम बोलते हैं नॉन रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं. The returns of the activated molecule from the higher excited state S2, S3, S2R, T3, T2 to first excited state S1 or T1. These transitions do not involve the emission. Okay. These transitions do not involve the do not involve the emission of any radiation and are thus referred to as non-radiative. Non-radiative मतलब कि जो भी एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल होंगे जो कि हायर स्टेट में होंगे S3, S2 और T3, T2 टू द फर्स्ट स्टेट, जो पहले S3 से S1 में जो आएगा तो वो जो है कोई भी मिशन नहीं देगा. अगर वो S1 से ग्राउंड स्टेट में आता है तभी वो इमिट करेगा, अगर लाइट, वरना कोई इमिशन नहीं, बीच में कोई इमिशन नहीं होता, वो नॉन रेडिएटिव प्रोसेस के थ्रू आएगा, वो लूज करेगा एनर्जी. बट जब S1 से S0 में आएगा तभी वो लाइट इमिट करेगा या इमिशन प्रोसेस होगा ऑफ एनी रेडिएशन का, ओके. सो T1 इसी तरह T1 से जब S0 में आएगा तब वो फास्फोरेसेंस होगा, और अगर वो T2 से T1 में आ रहा है या T3 से T2 में जा रहा है तो वो फास्फोरेसेंस तब नहीं होगा, ओके, वो नॉन रेडिएटिव के थ्रू आएगा. तो वही कह रहे हैं यहाँ पे पॉइंट में. So energy of activated molecule is loosed in from the heat through molecule collision. जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है वो लूज करता है फ्रॉम द हीट थ्रू molecular collisions. The process is called the इंटर, जैसे मैंने बोला कि वो हायर एनर्जी स्टेट से आएगा, जैसे सीढ़ी से हम उतरते हैं तो थर्ड से हम डायरेक्ट फर्स्ट में तो नहीं आते हैं, तो थर्ड से 2 में आएंगे, 1 में आएंगे, इसी तरह. तो वो जो है मॉलिक्यूल भी आएगा इंटरनल कन्वर्जन के थ्रू एंड occurs in less than about, टाइमिंग है 10 to the power minus 11, जैसे मैंने बताया वो 10 to the power minus सेकेंड में आता है, बहुत फास्ट आता है जिसको हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते. हम तो वॉच में सेकेंड में देखते हैं टाइम, डिजिटल वॉच में 1 सेकेंड 2 सेकेंड, और उससे कम वाले में तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते. तो देखिए 10 to the power minus 11 सेकेंड में आ रहा है, ओके. तो ये एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट के थ्रू हम लोग इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं कि वो कितने टाइम में है, बट डायरेक्टली वी कांट कैलकुलेट, ओके. सो मॉलिक्यूल में आल्सो लूज एनर्जी बाय अनदर प्रोसेस कॉल्ड द इंटरसिस्टम प्रोसेस. जो सेकंड वाले में मैं बताया था ना कि जो S3, S2, S1 से जो T3, T2, T1 की तरफ जाएंगे वो लूज करेंगे इंटरसिस्टम क्रॉसेस के थ्रू, ओके. द मॉलिक्यूल में लूज एनर्जी बाय अनदर प्रोसेस कॉल्ड इंटरसिस्टम क्रॉसेस.
डी पॉइंट क्या है इसमें नॉन रेडिएटिव में S2 टू T2 और S1 टू T1 ट्रांजिशन और फिर फॉरबिडन, ये फॉरबिडन ट्रांजिशन होता है। ओके, जो S2 से T1 में जाएगा वो फॉरबिडन होता है बिकॉज दे आर इन डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी एंड रिलेटिवली स्लो रेट्स, बिकॉज जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है वो डिफरेंट होती है। सिंगलेट वाले की होती है स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी 1 होती है, ट्रिपलेट वाले की स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 होती है, तो इसीलिए ये फॉरबिडन में जाते हैं, फॉरबिडन ट्रांजिशन होता है इनका। ओके, सो अब पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रेडिएटिव ट्रांजिशन, जिसको रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। ओके, so these transition involve the returns of the activated molecule from the singlet excited state S1 and triplet excited state T1 to the ground state, जो S1 से ग्राउंड में आ रहा है या T1 से ग्राउंड में आ रहा है, ग्राउंड मतलब S0 स्टेट में। such transition are accompanied by the emission of radiation, मतलब वो इमिशन देंगे, रेडिएशन का इमिशन देंगे। ओके, सो स्पेक्ट्रोस्कोपिकली द ट्रांजिशन फ्रॉम S1 to S0 state are allowed transition and occurs in about टाइमिंग देखो 10 to the power minus 8 सेकेंड में। पहले वाला 10 to the power कितना था, इंटरनल कन्वर्जन वाले 10 to the power 11 सेकेंड, ये यहाँ पे जो S1 से S0 में आएगा 10 to the power minus 8 सेकेंड में आएगा, थोड़ा सा ज्यादा समय में पहले वाले से। वो जो इमिशन रेडिएशन होता है दिस ट्रांजिशन, इसको कहते हैं फ्लोरेसेंस, जैसे मैंने बताया फ्लोरेसेंस होता है। द ट्रांजिशन फ्रॉम द ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट T1 to ground state S0 is rather slow since it's forbidden। ये जो ट्रांजिशन होता है फॉरबिडन होता है, क्योंकि बताया मल्टीप्लिसिटी इसकी 3 होती T1 की और इसकी सिंगलेट की 1 होती है, तो ये फॉरबिडन होता है, तो ये स्लो भी होता है। ओके, सो इमिशन ऑफ रेडिएशन इन दिस ट्रांजिशन इज कॉल्ड फास्फोरेसेंस। ओके, जैसे मैंने बताया कि वो ट्रिपलेट से जो आएगा ग्राउंड में वो फास्फोरेसेंस होगा। लाइफ टाइम ऑफ फास्फोरेसेंस आर मच लार्जर बीइंग ऑफ ऑर्डर 10 टू द पावर, देखो इसका लाइफ टाइम जो है फास्फोरेसेंस में जो भी होगा उसका लाइफ टाइम 10 टू द पावर माइनस सेकेंड 3 सेकेंड में होगा, जो कि बहुत बड़ा है। यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 8 सेकेंड में। ओके, सो ये बहुत फास्ट आएगा, ये स्लो आएगा थोड़ा। सो बोथ फास्फोरेसेंस एंड fluorescent and phosphorescence radiation are of shorter frequency than excited lights because of some part of uh, light energy absorbed by the molecule is lost in the form of heat during non-radiative recombination process or transition. That's why emission comes higher wavelength, means lower energy side। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो क्या बोल रहे हैं, हाँ ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो फास्फोरेसेंस फ्लोरेसेंस है ये रेडिएशन शॉर्टर फ्रिक्वेंसी देन एक्साइटेड, मतलब इनकी फ्रिक्वेंसी कम है देन एक्साइटेड लाइट, क्योंकि एक्साइटेड लाइट में हम कुछ ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब किए थे, बट जो लास्ट में हमको कम एनर्जी देखने को मिलेगी। वो तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे अगर कोई इमिशन स्पेक्ट्रा है वो एक्साइट करते हैं 405 पे, तो वो इमिट करता है मतलब हायर वेवलेंथ पे, मतलब लोअर एनर्जी पे। तो वही कहने का मतलब है कि जितना हम अब्जॉर्ब करते हैं उतना हम इमिट नहीं करते यहाँ पे। ओके, 100%। तो because of some parts of energy light absorbed by the molecule is lost in the
form of heat through non-radiative process. Okay, that's why जो हमारा एक्सपेक्टर आता है वो हायर वेवलेंथ में आता है और लोअर एनर्जी साइड में आता है. ओके, अब हम पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बियर्ड नंबर लॉ. सो लाइट एब्जॉर्प्शन बाय द सॉल्यूशन. सो यहाँ पे लाइट जो एब्जॉर्ब होता है सॉल्यूशन के द्वारा, वो इनविजिबल नियर अल्ट्रावायलेट रीजन्स बाय द सॉल्यूशन is governed by the photophysical law that is known as Beer-Lambert law. So Beer-Lambert law में जो लाइट एब्जॉर्ब होगी वो सॉल्यूशन फॉर्म में होगी. सॉल्यूशन फॉर्म में सॉल्यूशन के द्वारा लाइट एब्जॉर्ब होगी, मतलब कहने का मतलब ये. सो व्हाट इज Beer-Lambert law? When a beam, इसके लिए कुछ कंडीशन है. When a beam of monochromatic radiation of a suitable frequency passes through a solution. यहाँ पे सॉल्यूशन की बात बार बार हो रही थी, तो ये जो Beer-Lambert law है सॉल्यूशन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ओके, यानी मोनोक्रोमेटिक लाइट्स पास थ्रू ए सॉल्यूशन, तो ये एब्जॉर्ब करेगा सॉल्यूशन के द्वारा. एज ए रिजल्ट इंटेंसिटी ऑफ लाइट्स व्हेन इट फाइनली इमर्ज्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन, वो क्या होगी, रिड्यूस होगी. ऑब्वियस सी बात है कि जो हम लाइट मान लो कि 100% दे रहे हैं, यहाँ से लाइट सोर्स से जा रही है लाइट, वो सॉल्यूशन यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये कुछ सॉल्यूशन ऑब्वियस एब्जॉर्ब करेगा. मान लो 10%, तो 90% हमको इमिट करेगा, तो 100% तो नहीं इमिट करेगा. तो वही कहने का मतलब है कि जो इंटेंसिटी है लाइट की वो इमर्ज होगी सॉल्यूशन से, कुछ रिड्यूस होगी, 100% नहीं होगी, वही कहने का मतलब. तो अब कुछ पॉइंट्स देखेंगे. इफ I0 is the intensity of the incident beam and IT is the intensity of the transmitted beam, then the intensity of light absorbed, कितना लाइट एब्जॉर्ब वो हम निकाल लें. तो हाउ मच लाइट विल एब्जॉर्ब, अगर इनिशियल से ट्रांसमिट वाले घटा दें तो हमको एब्जॉर्ब कितना सैंपल के द्वारा हुई लाइट वो निकल आएगी. ओके, सो दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट. सो सेकंड पॉइंट देखेंगे कि द प्रोबेबिलिटी दैट photons of beam of intensity I will be absorbed by the sample is directly proportional to the concentration and thickness of the absorbing solution. मतलब कि जो इंटेंसिटी होगी लाइट की वो जो है कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगी एंड थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन के प्रोपोर्शनल होगी. तो अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो ये कुछ माइनस साइन में आएगी प्रोपोर्शनलिटी, बिकॉज द इंटेंसिटी विल डिक्रीज. ओके, अर्लियर डिस्कस किया था Beer-Lambert लॉ में, इंटेंसिटी डिक्रीज होती है तो वही माइनस में आएगी. So where di is the change in intensity produced by the absorption of radiation on the passing through the thickness dx of the solution of concentration x. Alpha is the proportionality constant, minus sign indicate that reduction in intensity. Okay, यहाँ पे minus sign indicate the reduction in the intensity. Okay, so ये इक्वेशन हमारे पास सेकेंड आया. प्रोपोर्शनलिटी यहाँ से हटाएंगे तो हमारे पास कुछ इक्वेशन सेकेंड आ जाए. तो अब हम क्या करेंगे कि इंटीग्रेट करेंगे इक्वेशन टू बिटवीन द लिमिट्स लगाएंगे. आई टू मतलब at x equal to 0, I is equal to 0, at x equal to b, I is equal to I. ओके, सो अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे I0 से I लिमिट 0 टू b, ये x है जो कि थिकनेस है और ये इंटेंसिटी, इसके रेस्पोंडेंट इंटीग्रेट करेंगे तो हमको ln
एज यू नो इंटीग्रेशन ऑफ डी आई अपॉन आई और डी एक्स अपॉन एक्स का क्या होता है, सॉरी यहाँ पे हाँ, तो वही ln x होता है। आप जब लिमिट लगाओगे तो वो ln i अपॉन आई जीरो हो जाएगा। ओके, और इसका तो जानते हैं सिंपल है, dx का इंटीग्रेशन x ही होता है, तो जीरो है से b है तो b आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ln हटाएंगे log लगाएंगे, तो log लगाने में 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाता है log 10 बेस आई अपॉन आई जीरो इक्वल टू माइनस अल्फा बी से। ओके, तो अब इसको माइनस लॉग के इधर लाएंगे और इसको उधर ले जाएंगे, तो ये कुछ हमारे पास log 10 बेस आई जीरो अपॉन आई एप्सिलॉन बी सी, तो ये जो है एब्जॉर्प्शन के बराबर हो जाएगा। इसको हम कहते हैं एब्जॉर्बेंस। ओके, ए इक्वल टू ये वैल्यू को एब्जॉर्बेंस बोलते हैं। सो ये जो एप्सिलॉन आया यहाँ पे, ये कांस्टेंट वैल्यू, ये एप्सिलॉन आया, तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट और एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। अब यहाँ पे देखेंगे कि सी अगर की यूनिट्स है मोल डेसीमीटर कूल, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, सी इज मोल डेसीमीटर माइनस क्यूब, बी इज सेंटीमीटर, देन एप्सिलॉन की वैल्यू होगी डेसीमीटर क्यूब। आप यहाँ पे अगर रख दोगे एप्सिलॉन की यूनिट हमको निकालना है। ओके, तो बी पता है कितना है सेंटीमीटर में, सी पता है ये है, तो इसका जो है नीचे जाएगा डिवाइड होके जाएगा, तो यूनिट जो है जो डेसीमीटर वाला है वो प्लस में आ जाएगा, मोल माइनस हो जाएगा, सेंटीमीटर माइनस हो जाएगा, तो ये हमको कुछ एप्सिलॉन की यूनिट आ जाएगी। दिस मोलर एक्सटेंशन एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कॉल्ड द मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। ट्रांसमिटेंस टी जो कि आई अपॉन आई जीरो होता है, सो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि ट्रांसमिटेंट ऑलवेज आई अपॉन आई जीरो होता है, एब्जॉर्बेंस ऑलवेज लॉग ऑफ आई जीरो अपॉन आई होता है। ओके, सो यहाँ पे लोगों को बहुत डाउट होता है, बट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि लॉग एब्जॉर्बेंस क्या होता है, कि कोई 100% लाइट जो है से है और उससे डिवाइड कितना वो ट्रांसमिट हो रही है। ओके, तो यहाँ पे एब्जॉर्बेंस हो गया। ओके, और ट्रांसमिट क्या है, ट्रांसमिटेड मीन्स कितना ट्रांसमिट हुआ उस उससे डिवाइडेड बाय कितना एब्जॉर्ब हुआ, वही ट्रांसमिटेड हो गया। ये ट्रांसमिट लाइट है, ये इनिशियल वाली लाइट है जो कि हमारी 100% होती है, तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए। सो एब्जॉर्बेंस एज यू नो एब्जॉर्बेंस इक्वल टू ये वाली होती है, तो ट्रांसमिटर जब होगा तो 1 अपॉन इसको अगर करेंगे तभी इसकी वैल्यू टी को 1/t हो जाएगा, तो टी को ऊपर लाएंगे तो माइनस टी वन माइनस हो जाएगा, तो वही माइनस पहले आ जाता है। ओके, सो टी इज इक्वल टू 10⁻⁻ a, या a की वैल्यू माइनस बी सी होता है ये ए की वैल्यू। सो ये आपको समझ में आ गया कि बियर नंबर का कैसे डिराइव। अब हम देखेंगे प्लॉट, कुछ प्लॉट हैं टी एंड ए वर्सेस सी। सो यहाँ एब्जॉर्बेंस वर्सेस कंसंट्रेशन का प्लॉट है। सो एज वी नो द फार्मूला ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन बी सी, सो एब्जॉर्बेंस प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, तो फॉर हाई एब्जॉर्बेंस उसके लिए अगर एब्जॉर्बेंस अधिक है तो क्या होगा, कंसंट्रेशन भी अधिक होगा। ओके, तो ये इसका प्लॉट जो है स्ट्रेट लाइन होता है, हायर एब्जॉर्बेंस कंसंट्रेशन भी हाई होगा, तो ये स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा होगा प्लॉट।
विथ स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। बट ट्रांसमिटेंट जो कि वाई एक्स परसेंटेज कंसंट्रेशन है, ट्रांसमिटेंट में उल्टा हो जाता है, ओके, स्लोप नेगेटिव हो जाता है। बिकॉज ट्रांसमिटेंट में अगर हम रिलेशन देखें टी वर्सेस सी का, तो ये 10⁻⁻ में कुछ होता है। अगर सी बढ़ाएंगे यहाँ पे तो टी क्या होगा, घटेगा, क्योंकि ये माइनस में है ना 10⁻। अगर हम सिंपल इसको टी इक्वल टू 1/10 कह देंगे, ये डिनोमिनेटर का नंबर बढ़ेगा तो टी की वैल्यू घटेगी ना। तो वही जो है, अगर हम देखें टी की सी की वैल्यू अगर 0 रख देंगे थोड़ी देर के लिए, तो सबसे ज़्यादा ट्रांसमिटेड यहीं पे होगा, ओके, एट सी इक्वल टू 0 पे। बिकॉज यहाँ पे 0 रखेंगे, किसी के पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो ऑल ओवर ट्रांसमिटेड की वैल्यू कितना होगी, 1 मीन्स 100%, ओके। सो अगर कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो ट्रांसमिटेड की वैल्यू घटती जाएगी। तो ये कुछ प्लॉट इस तरह आता है, ओके। तो अब देखेंगे लिमिटेशन ऑफ बियर-लैम्बर्ट लॉ। सो बियर-लैम्बर्ट लॉ इज नॉट ओबेड इफ द रेडिएशन इज यूज नॉन मोनोक्रोमेटिक, मतलब मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन उसमें यूज होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो बियर-लैम्बर्ट लॉ फॉलो नहीं करेगा। ओनली डाइल्यूट सॉल्यूशन गवर्न द एब्जॉर्प्शंस, otherwise if higher concentration solution then there will be the distinct deviation from the linearity। मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन होना बहुत जरूरी है, तभी बियर-लैम्बर्ट लॉ होल्ड करेगा, अदरवाइज वो डेविएट करेगा। जैसे देखा एब्जॉर्प्शन वर्सेस सी का जो प्लॉट है, स्ट्रेट लाइन, अगर कंसंट्रेशन थोड़ा सा बढ़ा दिए तो वो डेविएट ज्यादा करेगा, तो डाइल्यूट होना चाहिए, ओके। टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम शुड नॉट बी अलाउड टू वेरी द लार्ज एक्सटेंट, मतलब बहुत हायर टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए।